हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है बेसिकली कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हैज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिटेक्शन ऑफ डिजीज इन इज नॉट पॉसिबल। देखो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी डिजीज को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जो पेशेंट है उसको कोई डिजीज हो गई, ठीक है ना, इस पेशेंट को कोई क्या होगी, कोई डिजीज हो गई, तो ये डिजीज को हमको कैसे पता लगेगा भाई, हम इसका डायग्नोसिस करेंगे ना, भाई हम इसको कोई टेस्ट करेंगे। मान लीजिए कोई टाइफाइड है, ठीक है, अगर हम टाइफाइड को कोई मरीज को, पेशेंट को अगर हम कोई देखना चाह रहे हैं कि भाई इसको टाइफाइड है या नहीं, तो इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, विडॉल टेस्ट, ठीक है ना। जब हम ये टेस्ट करेंगे तो भाई इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए टाइफाइड के जो बैक्टीरिया होगा, जिसको रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होगा, इसका एक नंबर होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर। यानी कि सीधे सीधे ये लगा लो कि अगर एक या दो अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर हैं, तो जब आप विडॉल टेस्ट करेंगे तो ये आपको टाइफाइड को नेगेटिव दिखाएगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव को नहीं दिखाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भाई कि बंदे को टाइफाइड हो चुका है लेकिन वो डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्निक्स नहीं है। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम लोग ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, या हम लोग यूरिन टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, या हम लोग सीरम टेस्ट कर लेते हैं। ये एक बेसिक फंड है हमारे, ठीक है, ब्लड टेस्ट कर लिया, यूरिन टेस्ट कर लिया, सीरम टेस्ट कर लिया, लेकिन इन टेस्टों से क्या है, हम लोग अर्ली डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो अर्ली डायग्नोसिस नहीं करने से क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है। ठीक है, कि भाई कि कोई पेशेंट है वो पहले नेगेटिव था, ठीक है, हमने उसको बोला भाई तो नेगेटिव है, और एटलीस्ट क्या हो गया, बाद में वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, तो उस बीमारी से, तो वो बड़ी खतरनाक चीज हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका जो हम यूज करते हैं, उसका यूज हम लोग करते हैं अर्ली डायग्नोसिस में, कि हम लोग अगर मान लिया जाए उस पेशेंट के अंदर अगर एक या दो बैक्टीरिया या वायरस भी अगर मौजूद होंगे, तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि भाई इसको ये डिजीज है या नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, दो तीन टेक्निक जो हमारे पास हैं वो हमारे पास क्या है, की जाती है। जैसे पहली टेक्निक हमारे पास आती है पीसीआर मशीन, ठीक है ना, पीसीआर। अब आपको पता है पीसीआर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्या है पीसीआर का फुल फॉर्म, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यानी कि भाई हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग डीएनए का क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, हम इसकी क्वांटिटी को क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। कैसे करके बढ़ाएंगे हम इसकी कॉपीज बनाते हैं, ठीक है ना। हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे डीएनए की कॉपीज तैयार करते हैं। एक डीएनए से हम लोग 1 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, इतने सारे कॉपीज क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस पीसीआर मशीन की सहायता से हम लोग अर्ली डायग्नोसिस करते हैं। देखो सीधे सीधे कैसे, कि मान ले जाए हमने किसी व्यक्ति का क्या लिया, हमने किसी व्यक्ति का हमने ब्लड लिया, ठीक है ना। अब जब हमने इसमें ब्लड लिया, हो सकता है इसके ब्लड में क्या हो, मान ले जाए नॉर्मल क्या है, टीबी का, सीधे हम लगा दें टीबी का क्या है, इसमें बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया क्या है इसमें मौजूद है। अब जब इसमें ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया मौजूद है, तो अगर मान ले जाए अगर इसकी संख्या, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की संख्या अगर 1 या 2 होगी, तो क्या हम इसको जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं हम इससे पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हम उसका कफ का टेस्ट कर रहे हैं, या हम उसका बलगम का जो नॉर्मल टेस्ट होता है उसको कर रहे हैं, या हम उसका ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, तो हमको पहले पता नहीं चलेगा भाई इसको क्या है, टीबी है, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसका ब्लड लिया, ठीक है ना, और ब्लड लेने के बाद हमने क्या किया, पीसीआर मशीन में क्या किया, इसका हमने इसको डाल दिया। और जैसे ही हमने इसको पीसीआर मशीन में डालेंगे, तो मान ले जाए इस ब्लड में अगर 1 या 2 डीएनए भी मौजूद होंगे इस टीबी के, इस ब्लड में अगर 1 या 2 केवल बैक्टीरिया भी मौजूद होंगे, तो 1-2 बैक्टीरिया मौजूद होंगे तो कितने डीएनए होंगे, 2 डीएनए होंगे, 1-2 डीएनए होंगे, ठीक है। अगर ये मौजूद होंगे तो पीसीआर मशीन की सहायता से हम क्या करेंगे, हम इस 1-2 डीएनए को हम इसकी बहुत सारी कॉपीज तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। जब हम इसकी बहुत सारी कॉपीज तैयार करेंगे, तो आप सीधे सीधे लगा लीजिए कि क्या हो जाएगा, हम इसको अर्ली डायग्नोसिस हम लोग इसको कर सकते हैं। तो पीसीआर मशीन एक प्रकार से मशीन है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, पहले ही स्टेज में हम लोग क्या कर लेते हैं, पहचान सकते हैं, भाई डिटेक्शन कर सकते हैं उसका, भाई कि भाई आपको क्या है, टीबी है,
आ रही बात समझ? तो इसमें यही लिखा हुआ है कि पीसीआर हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज ऑफ पैथोजेंस बाय द एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड। हम इसके न्यूक्लिक एसिड का क्या कर रहे हैं? एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं। लो कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इन द ब्लड डज नॉट अलाउ इट्स डिटेक्शन बाय कन्वेंशनल मेथड। यानी कि जो लो कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए है, मतलब कि एक दो बैक्टीरिया हैं, तो इसको जो मेथड होते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, जैसे हमने ब्लड टेस्ट कर लिया, नॉर्मल ब्लड टेस्ट कर दिया, पीसीआर मशीन की सहायता से नहीं किया, हमने नॉर्मल ब्लड टेस्ट किया, हमने नॉर्मल यूरिन टेस्ट कर लिया, तो ये क्या है? ये अच्छे मेथड नहीं है। इससे हमको जो बेस्ट वे है हम इसको क्या नहीं कर पाएगा, हमको पता नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। पीसीआर कैन एम्पलीफाई न्यूक्लिक एसिड। देखो पीसीआर क्या कर रहा है? न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, ये इसको क्या कर रहा है? इसको एम्पलीफाई कर रहा है बेसिकली, ठीक है ना। एसिड ऑफ सच पैथोजेंस इवन व्हेन देयर कंसंट्रेशन इज वेरी लो। ये इस माने कि अगर एक दो जेनेटिक मटेरियल में मौजूद है, एक दो न्यूक्लिक एसिड में मौजूद है, तो ये इसकी संख्या को क्या कर रहा है? ये बढ़ा रहा है, ठीक है ना। ये उसकी कॉपीज को बना रहा है। अब कॉपीज, जब बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी उस डीएनए की, तो हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को क्या है, इस प्रकार की कोई डिजीज है, ठीक है। तो पहला मेथड क्या बोला मैंने आपको? पीसीआर मशीन। दूसरा मेथड इसमें है बेटा मॉलिक्यूलर प्रोब, ठीक है। मैंने पहले हम पीसीआर मशीन की सहायता से हमने क्या किया? हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस किया, ठीक है। दूसरा है आपका मॉलिक्यूलर प्रोब, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर प्रोब। अब देखो ये मॉलिक्यूलर प्रोब क्या होता है? देखो बेसिकली मॉलिक्यूलर प्रोब इज अ मॉडर्न मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक। इट डन इन द फॉलोइंग स्टेप। देखो मॉलिक्यूलर प्रोब क्या होता है बेटा? एक प्रकार का रेडियो एक्टिव डीएनए की क्या होती है? एक रेडियो एक्टिव क्षण, माने कि एक प्रकार से आप लगा लो कि इस पे इस प्रकार से क्या है? ये एक प्रकार से क्या है? एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये क्या है? रेडियो एक्टिव है, रेडियो लेबल्ड है। जैसे मान लो यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे जी है, और यहाँ पे क्या है आपका सी है। तो ये जो ए टी जी सी जो यहाँ पे आपका ये क्या है? ये डीएनए का स्ट्रैंड है। क्या है? डीएनए स्ट्रैंड है। तो ये जो डीएनए स्ट्रैंड है आपका, ये बेसिकली क्या है? रेडियो लेबल्ड है ये, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव हम बोल सकते हैं इसको, रेडियो एक्टिव है ये, ठीक है। रेडियो एक्टिव है तो क्या है ये बेटा? ये एक प्रकार से क्या कर रहा है? ये एक प्रकार से रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है कि भाई आप इसको, अगर ये किसी दूसरे स्ट्रैंड के साथ जुड़ेगा, मान ले जाए अभी क्या, ये जैसे ये ए टी जी सी, ये क्या है आपका? रेडियो एक्टिव क्या है? ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। और दूसरा आपके पास स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये ठीक है। ये इसके साथ क्या करिए? इसने पेयरिंग कर दी, ठीक है। अब इसके साथ पेयरिंग कर दी तो आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि नहीं पहचान सकते हैं? यस, ठीक है। वी कैन इजिली फाइंड दिस। कैसे करके पहचानेंगे हम इसको? भाई ये तो रेडियो लेबल्ड है ना, तो अगर मान लीजिए ये इसके साथ एक प्रकार से अगर ये इसके साथ जुड़ रहा है मान ले जाए, तो हम इस स्ट्रैंड को आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे भाई? हम जो ये रेडियो लेबल हमने बना रखा है, इसका मतलब ये डायरेक्टली इसके साथ क्या हो जाएगा? पेयर हो जाएगा। और डायरेक्टली इसके साथ अगर पेयर हो जाएगा तो हमको पता लग जाएगा कि भाई कि ये डीएनए का क्या है? स्ट्रैंड है, ठीक ना। तो रेडियो मॉलिक्यूलर प्रोब बेसिकली क्या होते हैं? डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, छोटे छोटे डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड जो है आपके ये स्ट्रैंड होते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? हम लोग बीमारी का पता लगाते हैं या डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो कैसे करके हम लोग इसको क्या करते हैं? पता लगाते हैं। देखो एक टेक्निक होती है बेटा ऑटो रेडियोग्राफी। क्या होती है? ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है ना। अब देखो मान ले जाए मुझे शक है भाई इस व्यक्ति को क्या है? इस व्यक्ति को आपका टीबी है, ठीक है ना। इस व्यक्ति को कोई पेशेंट है मान ले जाए, उस पेशेंट को क्या है? आपका टीबी है। अब मुझे टीबी के बैक्टीरिया की सारी इंफॉर्मेशन पता है। भाई इसका जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है इसका डीएनए का स्ट्रैंड इस प्रकार से है। कोई मान ले जाए इसका स्ट्रैंड जो है आपका जी 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 सी सी जी, इस प्रकार का क्या है? इसका स्ट्रैंड है, ठीक है ना। हालांकि डबल स्ट्रैंड होगा ना ये, लेकिन मुझे भाई डबल स्ट्रैंड होगा तो इसका नीचे क्या होगा? सी सी, इस प्रकार से तो होगा, है ना। तो मुझे पता है भाई कि इसका क्या है? स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड जो है इस प्रकार से है। अब देखो मान लीजिए मुझे शक है कि कोई पेशेंट है, इसको ऊपर टीबी हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसका एक रेडियो लेबल्ड क्या बना दूंगा? एक डीएनए स्ट्रैंड बना दूंगा। कैसे? मैं बना दूंगा सी सी जी 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 सी।
मैंने इस प्रकार से क्या बनाया, एक रेडियो लेबल डीएनए एक स्ट्रैंड बना दिया। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस डीएनए स्ट्रैंड को किसी सेल के अंदर डालूंगा, इस पेशेंट की ब्लड के अंदर डालूंगा, तो क्या होगा भाई, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सी सी जी 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 सी इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो मैं आसानी से डिटेक्ट कर सकता हूं कि हाँ भाई इस व्यक्ति को क्या है, ये बीमारी है। अगर मान लिया जाए इसके पास टीबी का बैक्टीरिया नहीं होता, ठीक है, इस पेशेंट के पास टीबी का बैक्टीरिया नहीं होता, ये इसके साथ जुड़ता नहीं जुड़ता, ठीक है। और जब आप ऑटो रेडियोग्राफी में इसको देखते, जब चेक करते, तो आपको कोई भी बैंड नहीं दिखाई देता, और जब आपको कोई भी बैंड नहीं दिखाई देता तो आप समझ जाते भाई इसको कोई भी क्या नहीं है, इसको बीमारी नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका पता लगाते हैं, किसका, मॉलिक्यूलर प्रोब से हम लोग बीमारी को डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसी मॉलिक्यूलर प्रोब की सहायता से हम एक और चीज का पता लगाते हैं बेटा, म्यूटेंट जीन का, ठीक है, म्यूटेंट जीन का भी क्या लगाते हैं हम लोग, पता लगाते हैं। अब कैसे पता लगाते हैं, देखो मान लिया जाए कि मुझे कोई स्ट्रैंड, मान लिया जाए कि ये कोई इंसुलिन बनाने का क्या है, कोई डीएनए श्रृंखला है, मैं आपको केवल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए ATGCC एक प्रकार से क्या है, ये आपकी एक डीएनए श्रृंखला है जो बेसिकली किसको बनाती है, ये बना रही है आपके किसको, इंसुलिन हार्मोन को, ठीक है ना, ये इंसुलिन हार्मोन को बना रही है। अब मान ले जाए किसी व्यक्ति के अंदर ये म्यूटेंट हो चुका है, ठीक है ना, म्यूटेंट हो चुका है, मतलब भाई आप ये लगाइए कि जब ये तो नॉर्मल श्रृंखला है, अब मान लीजिए इसका जो पेयर होगा वो पेयर क्या बनेगा, इसका नॉर्मल पेयर बनेगा, ए के साथ जुड़ेगा TACGG, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए जो पेशेंट है उसके अंदर जो जीन है आपका, ये अगर म्यूटेंट नहीं होगा तो नॉर्मल जो आपने मॉलिक्यूलर प्रोब बनाया है, जो रेडियो एक्टिव आपने डीएनए स्ट्रैंड बनाया है, ये इसके साथ क्या कर लेगा, पेयर कर लेगा। और अगर मान लिया जाए इसके अंदर ये म्यूटेंट है, मान लिया जाए इंसुलिन का हार्मोन क्या है, म्यूटेंट जीन जो है वो म्यूटेंट हो चुका है, यानी कि इस जी की जगह पे सी आ चुका है, ठीक है, तो ये इसके साथ ऐड करेगा नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे जी होगा तभी जाके ऐड करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमको ये पता लग जाएगा भाई कि इस व्यक्ति के अंदर इंसुलिन का जो जीन है वो म्यूटेंट हो चुका है। क्यों, अगर म्यूटेंट नहीं होता तो इसके साथ ही क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग क्या पता लगाते हैं किसी पेशेंट के अंदर कि भाई कि इसके अंदर ये म्यूटेंट हो चुका है, ये जीन म्यूटेंट हो चुका है, तो इसका पता भी हम लोग मॉलिक्यूलर प्रोब की सहायता से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल इसके थे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका ये है बेटा, इसका है एलिजा टेस्ट, ठीक ना। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एलिजा टेस्ट करते हैं। एलिजा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे। हम यहां पे लिख देंगे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट, ठीक है, ऐसे, ठीक ना। ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। अब देखो आपने नॉर्मली देखा होगा जो एड्स वायरस होता है, इस एड्स वायरस को पहचानने के लिए हम लोग नॉर्मली एलिजा टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये एलिजा टेस्ट है एक्चुअली होता क्या है, फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है, तो इसको आपको याद करना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। अब देखो बेसिकली एलिजा टेस्ट में होता क्या है, हम लोग इसमें एंटीजन, ठीक है, और एंटीबॉडी इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। अब कैसे इसको फाइंड करते हैं, तो देखो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि भाई एंटीजन क्या हुआ, एंटीबॉडीज क्या हुआ। हालांकि आपने इसके बारे में आगे बहुत चीजें पढ़नी है, लेकिन आप मोटा मोटा यहां पर समझ लो व्हाट इज द एंटीजन, व्हाट इज द एंटीबॉडी। देखो एंटीजन क्या होता है, एंटीजन वो केमिकल होता है जो आपकी बॉडी में आया और आप उस एंटीजन से आप क्या होगे, इफेक्ट हो गए और आपको कोई डिजीज लग गई, ठीक ना, वो एंटीजन होता है। अब ये एंटीजन कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है आपका ये कोई प्रोटीन हो, ठीक है, या ये आपका कोई ग्लाइकोप्रोटीन हो, ठीक है ना। तो ये एंटीजन कुछ भी हो सकता है। एक बात समझो कि एंटीजन वो केमिकल होता है जो आपकी बॉडी में आया और उस केमिकल से आप क्या हो चुके हो, बीमार हो चुके हो, ठीक है ना, दैट इज नॉन एज द एंटीजन। मान लिया जाए आपकी बॉडी के अंदर कोई
मलेरिया का कोई क्या है आपका कोई जीवाणु आपके अंदर आया, ठीक है, प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम आपको पता है, ठीक है, वो आपके बॉडी के अंदर आया। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है ये कोई केमिकल को सीक्रेट करेगा जिसकी वजह से आप बीमार पड़ जाओगे। आगे हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना। या कोई भी है, चाहे वो टाइफाइड है, चाहे वो आपको कोई भी बीमारी हो रही है, तो बीमारी किसके लिए हो रही है, वो कोई स्पेशल प्रकार का कोई क्या कर रहा है, कोई केमिकल सीक्रेट कर रहा है आपकी बॉडी में जिससे आप बीमार हो रहे हो, तो दैट इज नोन एज द एंटीजन। अब ये एंटीबॉडीज क्या हुई, देखो एंटीबॉडी का मतलब होता है कि उस एंटीजन से लड़ने के लिए आपकी बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स क्रिएट हो चुकी हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंटीबॉडीज बोल रहे हैं, जो उसको फाइट कर रही हैं। देखो जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल हम लोग नॉर्मली एक, ठीक है, कोरोना टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, तो कोरोना टेस्ट में आपने देखा होगा कि एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी टेस्ट कर रहे हैं आजकल हम लोग। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट क्या है, देखो होता क्या है कि मान लिया जाए कि मेरे अंदर, मान लिया जाए अगर कोरोना का कोई वायरस आ गया, ठीक है, तो जब ये वायरस आएगा तो मेरे अंदर स्पेशल टाइप के एंटीबॉडीज क्या होंगी, क्रिएट होंगी। तो वो स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज सबके लिए क्या होंगी, समान होंगी। क्यों, क्योंकि सबका जो सिस्टम है वो एक ही तो है, तो एक ही प्रकार के एंटीबॉडीज क्या होंगी आपकी बनेंगी। तो जैसे ही एंटीबॉडीज आपकी बनी तो जब हम इसका टेस्ट करेंगे, माना जाए अगर आपकी बॉडी में वही एंटीबॉडी पाई जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोरोना हो चुका है। तो आजकल हम लोग रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट कर रहे हैं। तो रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट में हम यही पता लगा रहे हैं कि भाई कि आपके अंदर कहीं ये एंटीबॉडीज तो नहीं बन गई वाली एंटी कोरोना वाली, अगर हैं तो इसका मतलब इसको कोरोना हो चुका है, अगर नहीं है तो इसका मतलब इसको कोरोना नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से अदर हम लोग इसमें करते हैं, वायरसेस में भी करते हैं, ठीक है, अदर हम लोग डिजीज में भी करते हैं। जैसे मान लें एड्स का है, तो एड्स में अगर वायरस आ चुका है तो उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज क्रिएट हो रही होंगी जो केवल इस एड्स के मरीजों के अंदर ही होती होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे की मदद से हम लोग इस एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, ढूंढते हैं। उसी प्रकार जो एंटीजन है आपका, तो इसमें हम लोग एंटीजन भी ढूंढते हैं, एंटीबॉडीज भी ढूंढते हैं। भाई मान लीजिए कि दोनों में से एक चीज तो होगा, भाई अगर किसी चीज को डिजीज होगी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को, तो उसके अंदर या तो एंटीजन होगा या तो एंटीबॉडीज होगा। अगर मान लीजिए एंटीबॉडीज नहीं मिल रहा है तो एंटीजन होगा, और अगर मान लीजिए एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज होंगी। भाई मान लीजिए अगर मेरे अंदर टीबी का बैक्टीरिया है मान लिया जाए, तो मेरे अंदर क्या है भाई, एंटीजन मौजूद होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए नहीं है, अब मुझे टीबी हो चुका था, इसका मतलब मेरे अंदर क्या होंगी, एंटीबॉडीज उसकी होंगी। अगर इन दोनों में से कुछ भी है तो क्या होगा कि हम एलिजा टेस्ट की मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं कि भाई इसको इस प्रकार की क्या है, बीमारी है, ठीक है। तो ये तीन आपके क्या है बेटा, ये टेक्निक्स हैं। इन तीन टेक्निक्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करते हैं। पहला मैंने बोला आपका पीसीआर मशीन की सहायता से, एक छोटा सा छोटा न्यूक्लिक एसिड को भी हम लोग बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं और उस कॉपीज की सहायता से हम लोग पता लगाते हैं भाई इसको इस प्रकार की क्या है, बीमारी है। दूसरा मॉलिक्यूलर प्रोब, हम एक डीएनए रेडियो लेबल डीएनए स्ट्रैंड को बना लेते हैं, वो रिस्पेक्टिव जो आपका क्या है, कोई बैक्टीरिया रहा होगा, कोई वायरस है, उसके जेनेटिक मटेरियल से जुड़ेगा, और जब जुड़ेगा तो दूसरा वाला क्या होगा, रेडियो लेबल होगा, वो आसानी से आपको दिखेगा, और ऑटो रेडियोग्राफी से आप लोग इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा मैंने बोला या तो आप इसमें एंटीजन ढूंढोगे या एंटीबॉडीज ढूंढोगे, और कौन सी टेक्निक, एलिजा टेस्ट से हम लोग क्या करेंगे, इसको ढूंढेंगे। तो कल के जो लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या हैं और इसके हमारे यूजेस क्या होते हैं, ठीक है। और लास्ट इसका कल ही आपका एक टॉपिक भी और है इसमें, बायो पायरेसी या बायो पेटेंट, ठीक है। तो हम इसके बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हम लोग किस प्रकार से करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम में कई बार ये क्या होता है आपका पूछा जाता है। तो मिलेंगे कल के लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।